Good morning, all of you. Today, I, Chavi Gupta, welcome you all in today's session. In the previous session, we have completed our chapter that is cell structure and functions. So it's time to begin our new chapter, that is friction. That is, it is a kind of force. So we will see what is frictional force. But before that, just we will recapitulate what is force. So the force is the push or pull on an object, and we have seen that we have different types of force, that is contact and non-contact force. In contact force, we have seen the examples are muscular force, आपका muscular force, frictional force are the examples of contact force, and in non-contact force you have magnetic force, electrostatic force and gravitational force. So what we have seen that frictional force is an example of contact force. So what does it says कि what is force of friction, कि force of friction actual में है क्या आपका, the force acting along the two surfaces in contact. See the contact word, so it shows it is a contact force. So कोई भी फोर्स अगर वो दो सरफेस के बीच में लग रही है एंड वो दोनों सरफेस आपस में कांटेक्ट में है, विच अपोजेस द मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर द अदर, जो एक बॉडी का मोशन अपोज करते हैं दूसरे की वजह से. लाइक अभी आप बैठे हुए हैं या आप खड़े हुए हैं तो आपके फीट कांटेक्ट में फ्लोर के साथ, सो दोनों बॉडीज कांटेक्ट में. सो अब जब फ्लोर आपके मोशन को अपोज करेगी, दैट इज़ योर फ्रिक्शन force. Clear? So the force of friction is commonly called friction. So जो force of friction है उसे हम क्या बोलते हैं, friction बोलते हैं. तो friction क्या है, बेसिकली जब भी कोई दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में आएगी एंड वो उस ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करती है, डायरेक्शन को चेंज करती है, so that is your frictional force. नाउ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज द रिलेटिव मोशन. फ्रिक्शन हमेशा आपके मोशन को अपोज करेगी. लाइक अगर आप राइट में जा रहे हैं या तो आपको रोक देगी या फिर आपका मोशन की डायरेक्शन चेंज कर देगी. बिटवीन द टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन. सो ब्रैकेट में क्या लिखा है, फ्रिक्शन अपोजेज द मोशन. क्लियर? सी अब आप एक बॉक्स को मूव कर रहे हो ऊपर, आपको डायग्राम में दिख रहा है. सो अगर आपकी अप्लाइड फोर्स टूवर्ड्स राइट है तो आपको फ्रिक्शन फोर्स टूवर्ड्स लेफ्ट लग रहा है. ठीक है, अगर आपकी अप्लाइड फोर्स टूवर्ड्स लेफ्ट है तो फ्रिक्शन फोर्स टूवर्ड्स राइट लग रहा है. so this shows the frictional force always opposes the motion. Okay, now let's see the example. For example, a block is pulled by force F towards the right. आपने ब्लॉक को पुल किया राइट की तरफ, बट फ्रिक्शन फोर्स जो स्मॉल एफ है वो हमेशा लेफ्ट की तरफ लगेगा, सो दैट आपके ऑब्जेक्ट को जब भी रेस्ट पे लाना वो आराम से रेस्ट पे आ जाए एंड वो कांटेक्ट में फ्लोर के साथ, दैट्स व्हाई इट इज़ अ कांटेक्ट फोर्स. क्लियर? नाउ यहाँ पे अब क्या किया, पहले हम ब्लॉक को राइट की तरफ पुश कर रहे थे, पुल कर रहे थे. अब सेकेंड एग्जाम्पल में हम क्या कर रहे हैं, ब्लॉक को लेफ़्ट की तरफ पुल कर रहे हैं. एंड अगर ब्लॉक को लेफ़्ट की तरफ पुल कर रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगी, आपकी राइट की तरफ. सी सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट, सॉरी दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स. क्लियर? नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन होता क्यों है. बेसिकली दो रीजन्स है. एक तो इंटरलॉकिंग सरफेस की, आपका सरफेस कैसा है, जो दोनों सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में आ रहे हैं उनका लॉकिंग सरफेस कैसा है, स्मूथ है या रफ है. एंड सेकेंड वन इज़ फोर्स ऑफ एडहेशन बिटवीन टू सरफेस, मीन्स जो दोनों सरफेस आपस में स्टिक कर रहे हैं, कांटेक्ट में रहे हैं, उनका फोर्स ऑफ एडहेशन मतलब कांटेक्ट कितना अच्छा है. क्लियर? सो फर्स्ट बिगिन अवर टॉपिक विद ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ सरफेस. नाउ नो सॉलिड सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ. इंटरलॉकिंग ऑफ सरफेस की बात करें, दैट मीन्स जो सरफेस है या तो वो स्मूथ है या रफ है, बट आप सबको पता है कोई भी सरफेस बिल्कुल स्मूथ नहीं होता. क्लियर है ना? आपको एक टेबल दी गई है, आपको एक कहा जा रहा है कि ये स्मूथ है. अब हमें चेक करना है कि ये सरफेस स्मूथ है या नहीं है. सो व्हाट वी विल डू कि हमने एक बॉक्स के एक हमने स्लाइडर लिया, उस स्लाइडर से हमने बॉल को रोल करा दिया डाउन. अब जब बॉल नीचे रोल हुआ तो डाउन आप ऊपर नीचे मूव कर रही है, दैट मीन्स कि वो प्रॉपरली स्मूथ नहीं है. अगर प्रॉपरली स्मूथ होती तो वो सीधा रोल करते हुए नीचे चली जाती, डाउन अप की मूवमेंट शो नहीं करती. क्लियर है? This means all solid surfaces are rough. Now
रफ सरफेस लिया अब हमने एक जगह, द डिग्री ऑफ रफनेस वेरीज फ्रॉम सरफेस टू सरफेस। अभी हमने क्या बोला कि कोई भी सरफेस बिल्कुल स्मूथ नहीं होता, दैट मीन्स कि आपका सरफेस कैसा है उसके ऊपर उसकी रफनेस डिपेंड करती है। जैसे आपने ग्लास भी देखा होगा, अलग अलग तरह के ग्लासेस आते हैं आपके पास, तो कोई ग्लास बहुत स्मूथ होता है, कोई ग्लास बहुत रफ होता है, या कोई इंटरमीडिएट होता है, बीच का होता है। दैट मीन्स हम बात तो ग्लास की कर रहे हैं, बट एक्चुअल में वहाँ पे भी रफनेस है। सो डिग्री ऑफ रफनेस कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितना रफ है, खुदरा है, दैट डिपेंड्स ऑन द सरफेसेस। क्लियर? सम आर मोर रफ वाइल अदर्स आर लेस। कोई ज़्यादा रफ है, कोई कम रफ है, आपको दिख रहा है डायग्राम में यहाँ पे। क्लियर है? इवन अ सरफेस विच लुक स्मूथ एट टू द नेक्ड आई इज एक्चुअली रफ। जो भी सरफेसेस आप नेक्ड आई से देख रहे हैं, मीन्स अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, वो एक्चुअल में बिल्कुल स्मूथ नहीं होता, वो भी रफ होता है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो बिल्कुल स्मूथ हो। क्लियर है? इन द केस ऑफ हाईली रफ सरफेसेस द रफनेस कैन बी सीन और फेल्ट ईजली। बट अगर हम रफनेस की बात करते हैं या कोई रफली सरफेस की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम कहते हैं कि हाँ वो रफनेस आपको ईजिली फील की जा रही है, दैट्स व्हाई इट इज़ रफ। बट अगर आप किसी और ऑब्जेक्ट की भी बात करें, सपोज आपने प्लास्टिक की बात की, तो प्लास्टिक भी रफ ही होती है, वो प्रॉपर स्मूथ नहीं होती, बस डिग्री वेरी कर जाती कौन कितना रफ है। क्लियर है? इन द केस ऑफ सरफेसेस विच अपीयर टू बी स्मूथ, द सरफेस रफनेस कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। सॉरी, जो सरफेस आपको बिल्कुल स्मूथ दिख रहा है वो एक्चुअली में बिल्कुल स्मूथ नहीं होता, वो रफनेस आपको सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से दिख सकती है। से अब यहाँ पे हम एग्जांपल करके दिखा रहे हैं आपको। आपके पास एक स्पेसिमेन है सरफेस का, मीन्स आपने कोई एक सरफेस लिया, आपने उसको अंडर माइक्रोस्कोप देखा। जब आपने माइक्रोस्कोप के अंडर देखा तो आपको उसमें कुछ ना कुछ रफ सरफेसेस दिख रहे हैं, रफनेस दिख रही है, बट ये रफनेस इतनी कम है कि आपको ईजिली फील नहीं हो रही है। क्लियर है? सो दैट शोज कि आपको कोई भी सरफेस बिल्कुल स्मूथ नहीं होता। क्लियर? Now when a body, say a wooden block, is pulled over another, these hills and valleys interlock with each other and opposes the relative motion between the bodies. हम क्या कह रहे हैं, कॉज क्या है फ्रिक्शन का? फ्रिक्शन का कॉज क्यों होगा कि ऑब्जेक्ट आपस में अपने आप को लॉक कर रहे हैं। जब वो कोई ऑब्जेक्ट अपने आपस को लॉक करता है तो वहाँ पे हिल्स एंड वैलीज बनते हैं। हिल्स की ऊपर की तरफ कर्व्स हैं, वैलीज जो नीचे की तरफ कर्व्स हैं। इन्हीं हिल्स एंड वैलीज की तरह आपका आपस में सरफेस लॉक हो जाता है एंड वो सरफेस फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है। लाइक अगर मैं अब हिल्स एंड वैलीज को नॉर्मल सेंस में लूँ, तो नॉर्मल सेंस में क्या होगा, लॉक एंड की वाला कॉन्सेप्ट है कि उस ताले में वही चाबी जाएगी वो उसके साथ जो फिट करेगा, अदरवाइज वो नहीं जाएगी। सेम चीज़ यहाँ पे हिल्स एंड वैलीज वहीं प्रोड्यूस होगी जहाँ पे वो कॉन्टैक्ट में आएगा। सी बॉक्स में हिल्स आ गया एंड नीचे जो आपका वुडन प्लैंक है बड़े वाला, उसमें क्या आ गया, वैली आ गया। सो ये हिल्स एंड वैलीज आपस में कांटेक्ट में आ रहे हैं, आज आपको फिगर में दिख रहा है। सो जब ये हिल्स एंड वैलीज आपस में कांटेक्ट में आ रहे हैं तो यही इंटरलॉकिंग सरफेस प्रोड्यूस करा रहे हैं, इसी इंटरलॉकिंग की वजह से आपका फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। तो रफनेस ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट कैन बी सीन एज द प्रेजेंस ऑफ हिल्स एंड वैलीज। क्लियर है यहाँ तक? नाउ this gives rise to a frictional force, thus friction is due to the roughness of the two surface। अब ये hills and valleys आपको frictional force जनरेट करा रहे हैं एंड इसी फ्रिक्शन की वजह से रफनेस जनरेट हो रही है एंड इसी रफनेस की वजह से आपका ऑब्जेक्ट स्टॉप हो जाता है चलते चलते या रुक जाता है। सो दिस इज द फर्स्ट कॉज ऑफ फ्रिक्शन। Now we will see what is the next cause of friction, that is force of adhesion between the two surfaces। Adhesion means when जब कोई भी दो surfaces जिस point पे contact में होंगे आप उसमें मिल रहे होंगे, that is a adhesion point। clear है? Two rough surfaces when placed together meet only at certain points। surface 1 है, surface 2 है, जिस point पे ये आके meet कर गए, सी अब आपको यहाँ पे कांटेक्ट दिख रहा है, दोनों पॉइंट्स कहाँ पे आके मीट करके, मीट ओनली एट सर्टेन पॉइंट्स, कुछ कुछ पॉइंट्स पे मीट कर रहे हैं ये पॉइंट्स। ठीक है, अब जब ये सरफेसेस कुछ कुछ पॉइंट पे मीट कर रहे हैं तो द एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एट सच पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस, कि दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है बट चार्जेस अपोजिट है एंड उन अपोजिट चार्ज की वजह से वो दोनों आपस में अट्रैक्ट हो रहा है एंड इसी की वजह से आपको वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जनरेट हो रहा है। क्लियर?
जब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जनरेट हुआ तो वहाँ पे क्या होगा, एक्चुअली में जब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जनरेट होगा तो ये फोर्स ऑफ एडहेशन कहलाया जाएगा। क्लियर है, क्योंकि दोनों ही पार्टिकल्स में अपोजिट चार्जेस थे एंड वो अपोजिट चार्जेस कॉन्टैक्ट में आके पास आ गए तो वो चिपक गए एंड दैट लीड्स टू द फोर्स ऑफ एडहेशन। क्लियर। सो व्हेन वन बॉडी इज मूव ओवर द अदर, जब एक बॉडी को हम दूसरी ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव कराते हैं तो फोर्स ऑफ एडहेशन क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट को अपोज करता है, उस फोर्स को अपोज करता है। क्लियर है। सी अप्लाइड फोर्स आपकी टूवर्ड्स राइट है बट फोर्स ऑफ एडहेशन कहाँ लग रहा है आपका, लेफ्ट में। तो जो ये दिखाता है कि आपका फोर्स ऑफ एडहेशन मोशन को अपोज कर रहा है एंड मोशन को अपोज हमेशा कौन करता है, फ्रिक्शनल फोर्स करता है। दिस फोर्स विच अपोजेस द मोशन ऑल्सो गिव राइज टू फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर है। So the force of adhesion between two surfaces give rise to a friction। जब भी ये दो फोर्स ऑफ एडहेशन होते हैं दो सरफेसेस के बीच में लगते हैं तो ये फ्रिक्शन को जनरेट करते हैं। ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी हैव सीन ओवर हेयर कि फोर्स ऑफ एडहेशन की वजह से और इंटरलॉकिंग सरफेस की वजह से आपका फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होता है। क्लियर। नाउ वी विल सी व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स। कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करती है। क्लियर। द फोर्स विच अपोजेस द मोशन ऑफ अ बॉडी ओवर अनदर इज कॉल्ड द फ्रिक्शन फोर्स, यही हमने पढ़ा था। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स, किस पे डिपेंड करते हैं, लेट्स सी। फर्स्ट कि आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस कैसा है, मीन्स ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ द बॉडी विच मूव्स। पहला पॉइंट कि आपका ऑब्जेक्ट कैसा है, वो कैसे मूव कर रहा है या उसका ऑब्जेक्ट का वेट कितना है। लाइट वेट होगा कम फ्रिक्शन जनरेट होगा, हैवी वेट होगा ज़्यादा फ्रिक्शन जनरेट होगा। दैट शोज कि फ्रिक्शनल फोर्स बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट ऑफ द बॉडी के। क्लियर। नाउ सी हैवी बॉडी थी कम डिस्टेंस ट्रैवल किया। क्लियर है। सो लाइटर बॉडी ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, हैवी बॉडी ने कम डिस्टेंस ट्रैवल किया। So more distance is covered by the ball of lighter object. So extra distance covered किया। Thus from the above illustration we see that the force of friction is more on the body of heavy weight than the body of the lighter weight। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जितना ज़्यादा मास या जितना ज़्यादा वेट होगा ऑब्जेक्ट का उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होगा। लाइक अगर अब मैं कॉमन सी बात करूँ, आपको एक ट्रक को मूव कराना है और आपको एक कार को मूव कराना है, एक टॉय कार को मूव कराना है, कौन ईजिली मूव कर जाएगा, टॉय कार। क्यों, क्योंकि टॉय कार का वेट कम है एज़ कम्पेयर टू योर ट्रक। क्यों, क्योंकि ट्रक का वेट ज़्यादा है तो ज़्यादा वेट ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स, कम वेट कम फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर है। सो द फर्स्ट फैक्टर ऑन विच फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड इज योर वेट ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। दैट मीन्स कि आपका वो सरफेस कैसा है, जो जिसके साथ आप कॉन्टैक्ट बना रहे हो ऑब्जेक्ट का, वो कैसा है, स्मूथ है या रफ़ है। रफ़ होगा ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा और स्मूथ होगा मीन्स प्रॉपरली पॉलिश्ड होगा तो वहाँ पे फ्रिक्शन कम जनरेट होगा। सी रोलर ऑन अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस ईजिली रोल कर रहा है, ठीक है, बट रोलर ऑन अ रफ सरफेस में रोल धीरे धीरे करके जल्दी रुक गया बिकॉज वहाँ पे रफनेस ज़्यादा थी एंड रफनेस की वजह से आपको ऑब्जेक्ट रोल करते करते जल्दी रुक गया। सो द सेकेंड पॉइंट ऑन विच द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स इज अ पॉलिश्ड और अनपॉलिश्ड सरफेस, मीन्स सरफेस कैसा है आपका। अब अगर मैं इसके जनरल से एग्जाम्पल लूँ, सपोज़ करो आपने एक पेपर के ऊपर से कोई चीज़ रोल डाउन करी एंड आपने एक हैंकी के ऊपर, जो आपका हैंकरचिफ होता है मोटे वाला, आपने उसके ऊपर से कोई चीज़ रोल डाउन करी, एक पेन ही रोल डाउन किया, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो आपका प्लेन हैंकी होगा, सॉफ्ट वाला हैंकी होगा, उस पर से जल्दी, या जो आपका पेपर होगा, ठीक है, उस पेपर पर रफ सरफेसेस कम होंगे तो वो जल्दी पेन रोल डाउन कर जाएगा। बट अगर आपके पास हैंकरचिफ मोटे वाला है, ठीक है, टॉवल वाला हैंकरचिफ है, तो उसमें क्या होगा, रफनेस ज़्यादा होगी तो वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा एंड पेन जल्दी रुक जाएगा। क्लियर है। सो द नेक्स्ट पार्ट, दो पॉइंट्स पढ़ लिया, वेट एंड द रफनेस एंड द सरफेस ऑफ द कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट, द फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट।
मीन्स कि वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि आपको कौन सा एरिया कांटेक्ट में, लाइक आपने लॉन्गिट्यूडनली प्लेस किया या हॉरिजॉन्टली प्लेस किया, इस चीज़ पे वो डिपेंड नहीं करता। क्लियर है? सी फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में अलग अलग पोजीशन से रखी हैं, अलग अलग तरीके से आपने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, बट एक्चुअल में फ्रिक्शन वो जनरेट करेगा कि आपका ब्लॉक जो नीचे वुडन प्लैंक है वो कैसा है, रफ है या स्मूथ है, उसकी वजह से डिपेंड करेगा आपका कि फ्रिक्शनल फोर्स कैसा है। Okay, so this is what we have studied, so you have to do some of the questions over here. Next, according to Newton's first law of motion, a body continues to be in state of rest or of uniform motion in a straight line unless and dash acts on it. क्या चीज़ एक्ट होगी जिसकी वजह से वो उस पर मूव करेगा? A ball rolling on the ground must continue to move forever unless stopped by some dash. The rolling ball dash after covering a certain distance due to the force of friction acting between the ball and the ground. Next, the friction is due to roughness of two dash in the contact. Next, friction always dash the relative motion between the two bodies in contact irrespective of the direction of motion. Next, when a block is pulled by force F towards the right, the force of friction acts towards the dash. The rolling ball stops after covering a certain distance due to the force of dash acting between the ball and the ground. Next, the force acting along the two surfaces in contact which dash the motion of one body over the other is called the force of friction. Class, you will do the fill-ups in your notebook and copy all the notes from the video, and you can use the box. That's all for today. Thank you and have a nice day.